मेरे दोस्तों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर मैं फैज़ साहब की सोच से देखूं तो फैज़ साहब कहते हैं कि जिस डज से कोई बख्तल में गया वो बात सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और अगर मैं बुल्ले शाह के कलाम में ढूंढूं तो बुल्ले शाह कहते हैं कि बोले असी मरना कोनी घोर पिया कोई होर। तो जिस शख्सियत के लिए आज हम यहाँ आए हैं उसकी शहादत को 40 साल हो गए हैं। मगर ऐसा लगता है कि कल ही हमने उन्हें मर्ग में उतारा है। आज भी उनकी याद, उनकी सोच, उनकी अदा हमें आज तक याद है। पूरे पाकिस्तान में हर जगह वो शख्स गया, हर जगह, हर गांव, हर ज़िले में वो भुट्टो साहब गए और हर किसी ने उनको पहचाना, सोचा, देखा और उनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उस ज़माने के भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो भुट्टो साहब कहते थे कि ये मत समझो कि मैं दलीप कुमार हूँ कि मुझे मिलने आ रहे हैं लोग मेरी बात समझते हैं इसलिए मेरी बात सुनने आ रहे हैं। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब इस इलेक्शन का ज़माना आया तो मैंने आपसे बात की और मैंने अपनी तकरीरों में कहा कि मेरे को इनकी नीयत पे शक है, ये हमारी 18वीं तरमीम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए मुझ पे ये केसेस बना रहे हैं। बहरहाल किसी ने, मेरे दोस्तों ने यकीन किया, दुश्मनों ने इस पे मजाक उड़ाया। आज आप देखो कि इनके हथकंडे से बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर खुद फट पड़ा। कल तक इनके मिनिस्टर कहते थे कि 18वीं तरमीम को हम नहीं रोल बैक करेंगे, आज खुद वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फट पड़ा और कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इकट्ठा नहीं हो रहा। वही नहीं हो रहा FBR से तुमसे इकट्ठा तो तुम छोड़ दो। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहां से निकालें इस्लामाबाद से। और ये इसलिए नहीं मैं करना चाहता कि मुझे हुकूमतों करने का शौक है। सवाल ये है कि अगर इसको हमने रखा और इसको रहने दिया तो ये पाकिस्तान को वैसे ही 50 साल पीछे ले गया है, अब ये 100 साल पीछे ले जाएगा। जब से ये आया है डॉलर 40 रुपए और महंगा हो गया है। हर चीज़, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो दाल हो, हर चीज़ डबल महंगी हो गई है। तेल डबल महंगा हो गया है। तो इस तरह मेरा गरीब जी नहीं सकता। मुझे पता है कि अगर गरीब जो 30,000 रुपये महीना कमा रहा है या 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो कहाँ से 8,000 रुपये की बिजली का बिल देगा। मगर इनको इसका एहसास नहीं है, इनकी ये सोच नहीं है। ये समझते हैं कि नहीं जी, इन्होंने कोल पैसे नहीं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते। ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। ये हम मुल्क के खातिर ये जिहाद करेंगे, ये मुल्क के लिए होगा। मुल्क के लिए होगा कि हम इनके खिलाफ जाके इनको इस अवानों से निकालेंगे। ये नहीं होगा कि जिस तरह ये आए थे और कंटेनर पे बैठ के शाम को घर जाते थे और सुबह को वापस आ जाते थे। हम रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे,
इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है और इंशाअल्लाह अवाम मेरे साथ है और अवाम हमारे साथ चलेगी, इनको हम निकालेंगे। तो दोस्तों, आपसे यही इल्तिजा है कि अपनी सब्र का पैमाना लबरेज न रखें, आप थोड़ी सब्र करें। तो बहुत जल्द हम ये ऐलान करेंगे और बहुत जल्द ये हम मूवमेंट चलाएंगे इसको निकालने की। आप दोस्तों के आने का शुक्रिया। हर साल जो दिल को खुशी होती है आपसे मिलके, वही खुशी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिए भुट्टो। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मुनासबत से मुनाक़िदा तक़रीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत वक्त को वाज़ेह पैगाम दिया है। आवाम से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अब इन हुक्मरानों को जाना होगा। बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है और हम आवाम का दर्द समझ सकते हैं। साथ ही उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि चाहे मैं जेल में हूँ यानी अंदर हूँ या बाहर हूँ, हम इनको घर भेज कर रहेंगे। आप सब्र रखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी तहरीक चलाने जा रही है जहाँ हम सड़कों पर सोएंगे, हम कंटेनर पर नहीं बैठेंगे और हम सुबह कंटेनर, शाम को अपने घरों को नहीं जाया करेंगे। इन हुक्मरानों को सबक सिखाएंगे और इन्हें घर भेज कर दिखाएंगे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी की मुनासबत से ये मरकज़ी तकरीब है जो कि गढ़ी खुदा बख्श में इस वक्त जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर चुके हैं। अब कुछ ही देर बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब एक्सपेक्टेड है और देखना यह होगा कि बिलावल भुट्टो यहाँ इस तहरीक से मुताल्लिक आज के दिन की मुनासबत से क्या बातें करते हैं। वाज़ेह तौर पर कारवान भुट्टो में बिलावल भुट्टो जरदारी ये इशारतन कह चुके हैं कि हम तहरीक चलाएंगे और हुक्मरानों को घर भेजेंगे। आसिफ अली जरदारी ने भी इसी बात को दोहराया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन तमाम ही रहनुमा कमोबेश ये बातें करते नजर आ रहे हैं। गो कि जो अदालती मामलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुताल्लिक, उन पर बात नहीं हो रही है और पीपल्स पार्टी ने यह वाज़ेह किया है कि हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम अदालतों में केसेस लड़ना जानते हैं और इन केसेस को लड़कर भी दिखाएंगे। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक़ अलबत्ता साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुफ्तगू की है और ये कहा है कि हमें पता है कि ये हुक्मरान 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाहते हैं और ये हमारे हुकूक हमसे छीनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त माइक पर पहुँच चुके हैं और अब वो यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे मुखातिब होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों, कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों, ये किसको तुमने सरेदार खो दिया लोगों। हवाए बुग़्ज़ो खबासत चली तो अपने साथ उड़ा के ले गए इंसाफ की कबा लोगों। दिया था सुबह मसरत ने एक चिराग हमें, उसी को तुमने सरे शाम खो दिया लोगों। सुला दिया जिसे जिंदा में तुमने मौत की नींद, जगाएगी उसे हालात की सदा लोगों। जिए भुट्टो। साथियों, आप जानते हैं कि आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का 40वां साल है। आज के दिन पाकिस्तान की तारीख का वो दर्दनाक पाप है जिसमें मज़ाहमत और शहादत की कई दास्तानें दर्ज है। आज के दिन
पाकिस्तान के महरूम तबकात की उम्मीदों का कत्ल हुआ। आज के दिन आईने पाकिस्तान के खालिक का खून हुआ। आज के दिन राख के मलबे से नई कौम तामीर करने वाले वजीर आजम को सूली पर लटका दिया गया। आज का दिन एक सवाल पूछ रहा है। इस मुल्क के हर शख्स से एक सवाल पूछ रहा है। इस मुल्क के हर इदारे से एक सवाल पूछ रहा है। इस मुल्क के हर मुंसिफ से एक सवाल पूछ रहा है। हर सोचने वाले से एक सवाल पूछ रहा है। हर लिखने वाले से एक सवाल पूछ रहा है। और वो सवाल ये है कि बताओ, इस मुल्क के करोड़ों गरीबों के मुहाफिज को कत्ल क्यों किया गया? बताओ, एक टूटे फूटे समाज को नई जिंदगी देने वाले मसीहा को कत्ल क्यों किया गया? जिसने टूटे हुए मुल्क को जोड़ा, जिसने हारी हुई कौम को अपने पैरों पर खड़ा किया, जिसने 90,000 जंगी कैदियों की बाइज्जत वापसी का रास्ते खोले, जिसने 10,000 मरबा मील का खोया हुआ रकबा वापस दिया, जिसने इस मुल्क में मजबूत दिफा की बुनियादें रखी, जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक रियासत बनाया, बताओ, उसकी मौत के परवाने पर दस्तखत करने वाले कौन थे? यह सवाल 40 साल से पूछा जा रहा है। सदर पाकिस्तान ने 8 साल पहले इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में दरखास्त की थी कि मलोज, हमें भुट्टो शहीद का खून का जवाब दिया जाए। भुट्टो शहीद का खून आज भी पुकार रहा है, पूछ रहा है इंसाफ के इदारे से इंसाफ कब मिलेगा? आज का दिन ये सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंसाफ के तराजू अपना तवज्जुन क्यों खो देता है? हमारे खून का मुकदमा हो तो अदल की देवी को नींद क्यों आ जाती है? हमारे कातिलों की पनाहगाहों को कब तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहेगा? भुट्टोस क्यों कत्ल होते रहे, इसका जवाब कौन देगा? हमारे खून का हिसाब कौन देगा? इसका एहतिसाब कब होगा? जुल्म फिर जुल्म है, भरता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, तपकेगा तो जम जाएगा। साथियों, जो तारीख से सबक नहीं सीखते, उन्हें तारीख फिर सबक सिखाती है। तारीख ये है कि 1971 की जंगी शिकस्त के बाद जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को बचा कुचा पाकिस्तान मिला, तो उन्होंने ये फैसला किया कि खित्ते में तवज़ुन के लिए एटॉमिक कुव्वत बनना लाजमी है। 1972
1972 में उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। वसाइल मौजूद नहीं थे, पूरी दुनिया खिलाफ थी, ना हमारे पास साइंसी इल्म था, ना टेक्नोलॉजी था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन मुल्क की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन न्यूक्लियर ब्लैकमेल की इजाजत नहीं देगी। 1974 में इंडिया ने बम धमाका किया। 1978 में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन तारीख का अलमिया देखे कि उसकी खबर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मौत की काल कोतरी में दी गई। एक साल बाद उन्हें तख्तेदार पर लटकाया गया। आज अगर आप भारत की आंखें में आंखें डालकर बात कर सकते हो तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से है। आज सरहदों पर हिफाजत करने वाला जवान पूछता है कि क्या भुट्टो को इस मुल्क का दिफा मजबूत करने की सजा दी गई? क्या उन्हें पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने की सजा दी गई? क्या उन्हें साम्राज्यी कुव्वतों को लड़काने की सजा दी गई? मैं पूछता हूं, हमें बताया जाए कि जब जो कुव्वतें पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनते नहीं देखना चाहती थी, उन कुव्वतों का अलाकार कौन बना? ये 9 सितारे कहां से आए थे? जियाउल हक ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी को किसके इशारे पे हटाया? तारीख के आखिरी फैसले में गद्दार कौन होगा? क्या वो गद्दार था जिसने आईन दिया, या वो गद्दार था जिसने आईन तोड़ा? क्या वो गद्दार था जिसने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जान दे दी, या वो गद्दार था जिसने मुल्क की मफाद को इतना सस्ता बेच दिया कि हम आज तक उनके फैलाई हुई बरूद और जहर में सांस लेने पर मजबूर हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा नजरिया नहीं बदला, तुम्हारा बयानिया बदलता रहता है। उस वक्त भी हमारे नजरिए के खिलाफ गद्दारी का बयानिया दिया, और आज भी हमारे नजरिया के खिलाफ गद्दारी का फतवा दिया गया। तारीख ने हमें कल भी सरखरू किए, हम आज भी सरखरू होंगे। तुम अपनी साजिशें जारी रखे, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, और इसका हतमी फैसला तारीख और अवाम की अदालत में होगा। साथियों, आज हम भुट्टो शहीद के नजरिए पर उतने ही मजबूती से खड़े हैं जितनी मजबूती से इस नजरिया का अलम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उठाया था। जब वो अपने अजीम बाप से आखिरी बार मिलने गई तो उन्हें विरसे में इस नजरिया की ताकत मिली थी, जिसके आगे पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन आमरियतें रेत की दीवार साबित हुई। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जदोजहद की। जब तारीख रकम की
उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरियाती असास को मजबूत किया। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी तहरीक के जरिए इनकलाब फ्रांस की याद ताज़ा कर ली, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मज़ाहमत की एक नई तारीख रकम की। ज़ियाए आमरीत के खिलाफ जदोजहद करते हुए भुट्टो शहीद के मोहब्बत में, भुट्टो शहीद के नजरियाती जानशीनों ने कैदे काटी, शाही किला की साजिशें भुगती, फांसियों पर चढ़े और इन 11 सालों में जमहूरी जदोजहद के जुर्म में 50,000 कोरे मारे गए और हर कोरे पर जिए भुट्टो का नारा गूंज उठा। और आज भी अपने जिस्मों पर उन कोरों के निशान संभाले हम फिर जदोजहद के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। नए पाकिस्तान का नाटक करने वालों, पहले पुराने पाकिस्तान की बुनियादें समझो। आज तुम इक्तिदार के जिन ऐवान में बैठकर तकब्बुर की अलामत बन चुके हो। इस निजाम की बुनियादों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खून शामिल है। इस वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम और उसके क़याम में जमहूरी कुव्वतों की बेमिसाल जदोजहद शामिल है और हम तुम्हें इस जदोजहद को, इस कुर्बानी को जाया नहीं करने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस आईन के तहत ये निजाम तश्कील दिया, अगर इस आईन पर हमले करने की कोशिश की गई तो याद रखो तुम्हारा हशर भी उन आमरों जैसे होगा जिन्होंने अवामी राज को लड़काने की कोशिश की। साथियों, आज ये सिलेक्टेड वजीर आजम भुट्टो शहीद का आईन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मेरे गोटकी में आकर कहता है कि 18वीं तरमीम से वफाक दिवालिया हो गया है। इसकी असलियत पहचानो, इसके इर्द गिर्द के लोगों को पहचानो, इनके शक्लें पहचानो। ये वो लोग हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आईन के दुश्मन है, ये आपके हुकूक के दुश्मन है। इस बेनामी वजीर आजम को ये तक मालूम नहीं कि मजबूत सूबे ही मजबूत वफाक की अलामत है। हम भुट्टो के आईन को खत्म नहीं होने देंगे। हम इस मुल्क को वापस 1 यूनिट नहीं होने देंगे। तुम कोशिश करके दिखा लो, हम तुम्हारे सामने दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। भुट्टो शहीद ने कहा था कि मैं 1 यूनिट को 1 लात मारकर खत्म कर दूंगा। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं 1 लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। साथियों, खान घोटकी आकर कहता है, खान सिंध का नमक खाकर कहता है उसे सिंध की जरूरत नहीं, तुझे सिंध की जरूरत नहीं। तुम कौन हो कठपुतली? सिंध को तुम्हारी जरूरत नहीं। हम जानते हैं उसे सिंध नहीं, सिंध के वसाइल चाहिए। उसे सिंध नहीं, सिंध की गैस चाहिए। उसे सिंध नहीं, सिंध का पानी चाहिए। वो आज
आज भी सिंध के 120 अरब रुपया पर सांप बनकर बैठा है। ये पैसा आपका पैसा है, आपके टैक्सेस के पैसे हैं, ये आपके खून पसीने की कमाई के पैसे हैं, जिस पर खान डाका डालकर बैठा है। जरा सोचे 120 अरब रुपए से हम क्या कर सकते थे? 120 अरब रुपया से हम कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकते थे? 120 अरब रुपया से हम कितने नए स्कूल्स तामीर कर सकते थे? 120 अरब रुपया से हम कितने नए हॉस्पिटल्स खड़ा कर सकते थे? और ये तो हमारे ये ड्यूज है। इसके साथ अब वो NFC अवार्ड ना देकर अवार्ड में कटौती करके सूबों का हक हथियाना चाहता है। सिंध के अवाम के हकूक पर कब्जा करना चाहता है। पंजाब के अवाम का हक मारना चाहता है। बलोचिस्तान के अवाम को महरूम रखना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा के खजानों पर डाका डालना चाहता है। और ये सारे वसाइल, ये सारे पैसे सूबों से छीनकर इस्लामाबाद को देना चाहता है। 18वीं तरमीम के जरिए हमने चारों सूबों को मजबूत किया और उनके वसाइल पर उनको मालकी दी। सूबों की अवाम अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करती हैं, जिससे वफाक मजबूत होती है। लेकिन इस बेनामी वजीर आजम को ये बात समझ में नहीं आती। साथियों, ये PTI की हुकूमत ने झूठ के सिवा कोई काम ईमानदारी से नहीं की। इलेक्शन से पहले दिखाए गए सुनहरे ख्वाबों की बरक्स PTI की हुकूमत अपने साथ एक महंगाई की सुनामी ले आई है। पेट्रोल की कीमत में बार बार इजाफा कर रहे हैं। बिजली की कीमत बढ़ाते हैं मगर बिजली देते नहीं हैं। यहां तक कि दवाई की मत में भी इजाफा। मतलब कि अगर आप गरीब हो और आप बीमार हो तो सेहत का इंसाफ ये कहता है कि मर जाए। आटा, दाल, चावल, हर चीज आम आदमी की खरीद से बाहर है और खरीद भी ले तो पकाए कैसे? इस बेदर्द हुकूमत में गैस की कीमत आसमान छू रही है और ऊपर से गैस की लोड शेडिंग भी। गैस की वफाकी वजीर कहता है कि मुझे अपने महकमे के बारे में कुछ मालूम नहीं। और अवाम है जो 20-20 हजार के गैस के बिल देखकर बेहाल है। वफाकी वजीर खजाना कहता है कि उनकी मुआशी पॉलिसीज की वजह से अवाम की चीखें निकलेगी। फिर ये भी कहता है कि उसे एग्रीकल्चर का पता ही नहीं। मैं पूछता हूं, ये वजीर है या मुआशी दहशतगर्द? ये मुआशी कत्ल कर रहा है। किसानों का मुआशी कत्ल, मजदूरों का मुआशी कत्ल, बेरोजगार नौजवानों का मुआशी कत्ल, बुजुर्ग पेंशनर्स का मुआशी कत्ल। खान साहब, आपकी हुकूमत चोरी और सीनाजोरी के अलावा कुछ नहीं जानती। आप गद्दारी के फतवे तो दे सकते हैं मगर लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं। कहां गया आपका 50 लाख घर? कहां गए आपके 1 करोड़ नौकरियों का वादा?
नौकरी देने तो दूर की बात है, आपकी हुकूमत लोगों से उनका रोजगार छीन रही है। एंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। इस हुकूमत से ना मीशत चल सकती है और ना ही मुल्क। कोई उनको ये समझाए कि मईशत चंदा से नहीं, सियासत काली से नहीं, हुकूमत चाबी से नहीं और मुल्क जादू से नहीं चलता। और जब हम हुकूमत को इसकी कमजोरियां, इसकी झूठ, इसकी मुनाफिकत, इसकी धांधली आईने में दिखाते हैं, इनको इनका असल चेहरा दिखाते हैं, तो हमें डराने के लिए नाब गर्दी शुरू हो जाता है। साथियों, आपने बेनामी अकाउंट्स केस के हवाले से बहुत से किस्से सुने होंगे, और ये सिर्फ किस्से ही है, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ इल्जामात हैं, और वो भी झूठे। ये सिर्फ किरदार कशी है। ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। ये इंसाफ नहीं इंतकाम है, सियासी इंतकाम है। ये एहतसाब नहीं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। 6 महीने केस चलने के बावजूद मुझे तो किसी कोर्ट के सामने अपना मौकिफ देने का मौका ही नहीं मिला। मुझ पर वो इल्जाम है जबकि मैं 1 साल का था, और मुअज़्ज़िज़ अदालत भी ये जानती है कि केसेस झूठे हैं। तभी तो आला अदलिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे नाम इस रिपोर्ट में गलत शामिल किया गया, और JIT को हुक्म दिया कि मेरा नाम इस रिपोर्ट से निकाला जाए। लेकिन तहरीरी फैसले में इसका कोई जिक्र नहीं। हत्ता के साबिक फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने ISI के रुकन से सख्ती से पूछा किसके कहने पर और प्रेशर में बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम डाला गया। मगर अफसोस के दर्जनों वकला और मीडिया की मौजूदगी में सुनाया गया फैसला बदल दिया गया। खुली अदालत में सुनाया गया फैसला कुछ और था, और जब तहरीरी फैसला आया तो कुछ और फिर जब आखिरकार पहली बार मुझे अदालत पेश होने का मौका मिला तो मुझे सिर्फ 3 मिनट सुना जाता है, और बड़ी आसानी से कहा जाता है कि ऐसा तो कहा ही नहीं गया। मैं अपने काबिल एहतराम जज साहिबान से सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि उस दिन की ट्रांसक्रिप्ट्स मंगवा ले, टेप सुन ले, आपको खुद हकीकत का पता चला जाएगा। दूसरी बात ये कि ये केस 184(3) के तहत इंसानी हकूक का केस कैसे बन गया। मुआज़िज़ सुप्रीम कोर्ट की वो ताकत जो सिर्फ क्वेश्चंस ऑफ लॉ और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की सूरत में इस्तेमाल की जाती है, हैरान कुन तौर पे
उस ताकत को इलेक्शन के दौरान इस केस को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से उठाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये सुस्त रवि का शिकार था। लेकिन हकीकत ये है कि ये केस कराची की बैंकिंग कोर्ट में पहले से चल रहा था और एफआईए इसमें इब्तिदाई चालान भी पेश कर चुका था, तो सुस्त रवि का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सुस्ती थी, तो इस मुल्क की अदालतों में लाखों मुकदमों में सुस्ती इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। क्या शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस 40 साल बाद भी सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या शहीद अकबर बुख्ती का केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या 12 मई का केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या असगर खान केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या आईन तोड़ने पर गद्दार मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या मिसिंग पर्सन्स के हजारों मुकदमा सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या ये सब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं है? क्या 2018 के इलेक्शन में की गई तारीख की बदतरीन धांधली, वोट चोरी, 3 दिन तक इलेक्शन रिजल्ट्स रोकना, मुल्क भर में पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर फेंकना, आरटीएस को फेल करवाना, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होना, मीडिया का ब्लैकआउट करना, फॉर्म 45 गायब करना, कलदम तंजीमों को मेन स्ट्रीमिंग के नाम पर इलेक्शंस लड़वाना, सियासी तौर पर उम्मीदवारों को नाअहल कराना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बेनामी वजीर आजम को इस मुल्क पर मुसल्लत करना, क्या ये सब कुछ इंसानी हकूक का खिलाफ वर्जी नहीं है? और फिर एक और अजीब बात, हमारा केस को पिंडी में शिफ्ट कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इस केस को पिंडी में चलाने का हुक्म दिया गया, गैर कानूनी हुक्म दिया गया? जब मामला सिंध का है, जब तहकीकात सिंध में हो रही है, जब फरीक सिंध से है, तो फिर पिंडी में क्यों? आखिर पिंडी में ऐसा क्या है? जबकि कानून में इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं कि एक बार फिर पिंडी में हमारे लिए करबला बर्पा किया जा रहा है, के लिए हर केस तारीखी धांधली पर क्यों नहीं, वोट चोरी पर क्यों नहीं, बेनामी वजीर आजम पर क्यों नहीं? साथियों, हमारा कस्टोडियन ऑफ द हाउस को, स्पीकर सिंध असेंबली को, वो असेंबली जिसने करार पाकिस्तान पास की, झूठे केसेस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जाता है।
उसकी बीवी और बच्चे को 8 घंटे तक यरगमाल रखा जाता है, चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं। हमारे हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एमपीएस के पीछे पड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते कि बार बार इलेक्शन जीतने वाले एमपीएस अपने अवाम का खिदमत करे। अवामी नुमाइंदों को उनका हक, उनकी जमानत नहीं मिल रही और दहशतगर्दों को एनआरओ। मैं ये नहीं कहता कि एहतसाब मत करो। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा एहतसाब मत करो। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम मत करो। मैं कहता हूं एहतसाब के नाम पर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं कहता हूं एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मत करो। मैं कहता हूं एहतसाब के नाम पर अपने खुद के गुनाह मत छुपाओ। और मेरे ये बातें इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं होती। जब मैं पूछता हूं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हो रहा, जब मैं पूछता हूं कि वफाकी वजीरों के कलदन तंजीमों से राब्ते और रिश्ते क्यों है, जब मैं पूछता हूं कि सियासतदानों को जेल में और दहशतगर्दों को रेस्ट हाउसेस में क्यों रखा जाता है, तो मुझे मुल्क दुश्मन करार देने की तहरीक शुरू की जाती है। मैं पूछता हूं कि क्या मुल्क दुश्मन मैं हूं या वो वजीर है जो दहशतगर्दों को गोद में बैठकर बैठे हैं। मैंने इन 3 वजीरों को हटाने का मुतालबा किया, मगर खान ने उन 3 वजीरों को तो नहीं निकाला, उल्टा एक ऐसा शख्स को वजीर बना दिया जिस पर डैनियल पर्ल से लेके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक दहशतगर्दी की साजिशों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। ये हुकूमत ये सब कुछ करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये किस किस्म की हुकूमत है? ये किस किस्म की बुज़दिल वजीर आजम है जो ना मोदी के खिलाफ बात करता, ना कलदन तंजीमों के खिलाफ बात करता, ना दहशतगर्दों के खिलाफ बात करता, मगर ऑपोजिशन के लिए बड़ा शेर बना हुआ फिरता है। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इंसाफ की उम्मीद रखी तो अदालत से रखी। बेशक हमें बारहा अदालत से मायूसी मिली। हम आज तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का इंसाफ मांगते हैं। हम आज तक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल का इंसाफ मांगते हैं। हम आज तक अपने बहे हुए खून का हिसाब मांगते हैं। आखिर हमें अदालत से इंसाफ कब मिलेगा? हमारे खिलाफ किए गए जराइम का एहतसाब कब होगा? इंसाफ का सिला तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे निजाम अदल को अपने अंदर झकना होगा, अपनी इस्लाह करनी होगी, अपनी गलतियों को सुधराना होगा। भुट्टो शहीद को इंसाफ मिलने से ही इंसाफ की इब्तिदाई होगी। मगर साथियों, इतनी मायूसी के बावजूद, इतने इंतजार, इतनी बर्दाश्त के बावजूद मैं आज भी पुरउम्मीद हूं कि ये ही अदालतें हमें इंसाफ देगी। साथियों, आज फिर हमें भुट्टो शहीद का नजरिया घर घर ले जाने की जरूरत है।
बीबी शहीद की सियासी सोच गली गली तक फैलाने की जरूरत है। नौजवानों को ये बताने की जरूरत है कि भुट्टो शहीद की क़ियादत में आने वाला पुरअमन इनकलाब हमारी मीरास है। हम इस सफर को जारी रखेंगे। वो जिदोजहद जिसका आगाज भुट्टो शहीद ने किया और बीबी शहीद ने आगे बढ़ाया, इंशाअल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज भी भुट्टो शहीद से डरते हैं, उसकी सोच से डरते हैं, उसकी नजरिया से डरते हैं, उसकी फिक्र से डरते हैं, उसकी जिक्र से डरते हैं। ये इतना डरते हैं कि बीबी शहीद का नाम भी इनसे बर्दाश्त नहीं। बीबी शहीद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बीबी शहीद का नाम निकालने की साजिश हो रही है। दरअसल इस प्रोग्राम को ही बंद करना चाहते हैं। मैं ये बता दूं कि बेनजीर भुट्टो एक नाम नहीं, बेनजीर भुट्टो एक अज़म है। ये अज़म है गरीबों की मालकी की, ये अज़म है औरतों की फलाह की, ये अज़म है पाकिस्तान की तरक्की की। उसको मिटा सको ये तुम में दम नहीं। साथियों, भुट्टो शहीद ने बेआईन सरजमीन को आईन दिया, जमहूरी हुकूक दिया, अवाम को आवाज दी, हारी को ताकत दी, मजदूर को कुव्वत दी, मजलूम को ज़बान दी, अवाम को हुकूक दी। और आज ये तब्दीली सरकार आपके हुकूक छीनना चाहती है, सोच की आजादी छीनना चाहती है, जमहूरियत छीनना चाहती है। भुट्टो शहीद का दिया हुआ आईन खत्म करना चाहते हैं, मगर हम ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये क्या समझते हैं कि नैब गर्दी के जरिए हमें डरा सकते हैं? ये क्या समझते हैं कि भुट्टो शहीद का नवासा झुक जाएगा? ये क्या समझते हैं कि बीबी शहीद का बेटा डर जाएगा? ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भाग जाएंगे? हम जुल्म की हर ताकत से टकराएंगे। जाओ और जिया की कब्र देखो और आओ और भुट्टो शहीद का मजार देखो। मुंह छुपता हुआ मुशर्रफ भी देखो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दिलेरी देखो। मैं आवाम से कहता हूं, आप यकीन रखें, मैं आपके साथ हूं और अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। हम साथ मिलकर जिदोजहद करेंगे, हम साथ मिलकर लड़ेंगे और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को पूरा करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का अंदरूरा मिशन पूरा करेंगे। मैं शहीदों की इस सरजमीन पर खड़ा होकर आपसे वादा करता हूं, मेरी जिंदगी आपका अमानत है और इस जिंदगी में आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त कभी आपको मायूस नहीं करेगा। हमने इस मिट्टी पर वारे भुट्टो हैं, तितली जुगनू चांद सितारे भुट्टो हैं। जितने हैं किरदार हमारे भुट्टो हैं, सबसे आगे हो या सबसे पीछे हो, जिस तरतीब में हम हैं सारे भुट्टो हैं। दुख के मौसम में या सुख के आलम में हमने जितने नाम पुकारे सारे भुट्टो हैं। दार पे जो खुशबू है एक लहू की है, सूली से जो फूल उतारे भुट्टो है। आज अगर 2-4 कदम तुम आगे हो,
ये मत समझो तुमसे हारे भुट्टो है। आज अगर दो चार कदम तुम आगे हो, ये मत समझो तुमसे हारे भुट्टो है। एक दिन मिट्टी सोना बनकर चमकेगी। हमने इस मिट्टी पर वारे भुट्टो है, हमने इस मिट्टी पर वारे भुट्टो है। सचमुच में वो तारे तोड़कर लाए थे, इसलिए तो आंख के तारे भुट्टो है। उस कामत पर एक दुनिया कुर्बान हुई। ये मत कहना सिर्फ तुम्हारे भुट्टो है। एक तरफ यलगार यजीदी टोले की, एक अलमबरदार हमारे भुट्टो है। जान तो आनी जानी है, पर याद रहे हमको अपनी जान से प्यारे भुट्टो है। हमको अपनी जान से प्यारे भुट्टो है। हमको अपनी जान से प्यारे भुट्टो है। नारे भुट्टो जिए। दोस्तों अपनी जगह बैठे रहे। सरफराज अरजद साहब दुआ के लिए बुलाएंगे। आपसे गुजारिश है सब दोस्तों से कि बैठे रहें। अब वो लम्हा आ रहा है जब इस वतन के गरीब अवाम। बिलावल भुट्टो जरदारी गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी की मुनासबत से मुनाक़िदा तक़रीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने हुक्मरानों को हदफ़ तनक़ीद बनाया। साथ ही साथ जो अदालतों में केसेस हैं, जाली अकाउंट्स केस का जो मामला है, उससे मुताल्लिक़ उन्होंने बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समात उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह हुक्म दिया कि मेरा नाम JIT से निकाल दिया जाए, इंक्वायरी से निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे मुकदमा रावलपिंडी क्यों शिफ्ट किए जाते हैं? भुट्टो को आखिर रावलपिंडी ही क्यों ले जाया जाता है? ये सब बातें उन्होंने कहीं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर सिंध असम्बली का केस भी इस्लामाबाद में चल रहा है।